हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एमिनो एसिड्स के बारे में चर्चाएं चल रही थी कि एमिनो एसिड्स कितने होते हैं और डिफरेंट टाइप के एसिडिक एमिनो एसिड्स तक अपन पहुंचे थे। एसिडिक एमिनो एसिड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जो एस्पार्टिक एसिड होता है उसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन फॉस्फोरिलेशन होता है, और जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है उसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन गामा कार्बोक्सिलेशन होता है। गामा कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हो गया, इसके अंदर आप देखिए गामा कार्बन कौन सा है, अल्फा बीटा गामा। इस गामा पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ऐड कर दिया जाता है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ऐड करने की वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर क्या ऐड हो जाता है, गामा कार्बोक्सिलेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन क्यों रिक्वायर्ड है? गामा कार्बोक्सिलेशन देखिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के लिए रिक्वायर्ड है। गामा कार्बोक्सिलेशन क्यों? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को जब एक्टिव किया जाता है तो वो गामा कार्बोक्सिलेशन से ही किया जाता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर तो वो गामा कार्बोक्सिलेशन से ही एक्टिव किया जाएगा। तो इस प्रकार से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या है, ग्लूटामिक एसिड के अंदर गामा कार्बोक्सिलेशन करके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिव किया जाता है। अब देखिए एमाइड्स ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड, यानी कि दो एमिनो एसिड होते हैं जो एसिडिक एमिनो एसिड्स के एमाइड होते हैं। एमाइड्स ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड। एमाइड्स का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो एमाइड हैं वो दो होते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड के दो एमाइड्स होते हैं। एक तो होता है एस्पार्जिन, एस्पार्जिन एस्पार्जिन के अंदर आपको जोर किस पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, एन पे, एस्पार्जिन। तो जोर दिखाई देता हुआ लगे या नहीं लगे, आपको इसी पे जोर देना है, और आपको याद क्या रखना है कि इसका नाम होता है, सिंबल होता है वो एन होता है। दूसरा होता है ग्लूटामीन, यानी कि एस्पार्जिन का एमाइड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड का एमाइड एस्पार्जिन और ग्लूटामिक एसिड का एमाइड ग्लूटामीन, ये दो होते हैं। और इसका सिंबल क्यू होता है, जो फॉरेन के अंदर इसको बोलते हैं क्लूटामीन। फोरेंसियन लेटिन वर्ड्स में इसको क्या नाम बोला जाता है, क्लूटामीन। तो क्लूटामीन बोलेंगे तो इसको सिंबल देते हैं अपन क्यू। तो ये चीजें ध्यान रखना। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिंबल अलग अलग दिखाई देने लग गए। एस्पार्जिन के अंदर सबसे पहला अक्षर ए आता है, ए आप एलानिन को दे चुके हो। ग्लूटामीन के अंदर सबसे पहला अक्षर जी आता है, जी आप ग्लाइसिन को दे चुके हो। तो आपको सिंबल है वो उनसे कुछ अलग देने पड़ेंगे। तो इनके ऊपर आप जोर दे के ध्यान रखना। एस्पार्जिन यानी एन के ऊपर आप ज्यादा जोर दे रहे हो तो उसके अंदर आप एस एन लिख दोगे, और ग्लूटामीन के ऊपर जो क्यू क्यू यानी क्लूटामीन बोल दो। आप ग्लूटामीन बोलने की जगह उसको आप क्या बोल दो, क्लूटामीन, जिससे कि आपको वो याद रहेगा। अब देखिए इसकी आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे, केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर थी किसकी, एस्पार्टिक एसिड की। यहां पर एक COO और कर दिया तो, लेकिन इसका एमाइड यानी एमिनो ग्रुप ऐड करना है। शायद आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे नीचे NH3 है। अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है तो सबसे नीचे NH3 है। दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। तो ये हो गया एमाइड किसका, एस्पार्टिक एसिड का, एस्पार्जिन। देन ग्लूटामीन का एमाइड देखते हैं, ग्लूटामिक एसिड का,
ये लीजिए जी, ये ग्लूटामिक एसिड का एमाइड हो गया। तो इस प्रकार से एस्पार्जिन और ग्लूटामिन दोनों, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के दो एमाइड होते हैं, ये भी दोनों एमिनो एसिड की तरह ही काम करते हैं। जो एस्पार्जिन होता है उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, इसके अंदर मोस्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जब हमने सेरीन एंड थ्रियोनिन की बात की थी तो उसके अंदर ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हुआ था, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की आप बात करोगे एस्पार्जिन के अंदर क्या होता है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हमने क्यों बोला, आप नीचे देखिए यहाँ पर NH3 है और NH3 के ऊपर एक शुगर ऐड कर देंगे, H3 हट जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर शुगर ऐड कर देंगे तो इसको क्या बोल देंगे, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन सेरीन एंड थ्रियोनिन के अंदर हो रहा था और वो हो रहा था गोल्जी बॉडी में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या काम करेगा, प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर असिस्ट होगा, यानी प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग करवाने का काम भी करेगा। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप देखते हो कि मेम्ब्रेन के बाहर की साइड शुगर जुड़ी हुई होती है, यानी मेम्ब्रेन के अंदर की साइड तो कुछ नहीं होता है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं वो बाहर की साइड जुड़े होते हैं। जैसे कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के अंदर आप शुगर की पहचान करते हो, मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमीन है तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप ए है, गलेक्टोज है तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप बी है। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजेमीन या एन एसिटाइल गलेक्टोजेमीन, गलेक्टोज, ये सब क्या थी, शुगर ही तो थी। और उन शुगर के बेसिस पे आप ब्लड ग्रुप का डिसीजन करते हो कि ये इस टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो वो सब शुगर किसने ऐड की है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो शुगर ऐड हुई है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रिकॉग्नाइजेशन के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से होते हैं। तो ये एस्पार्जिन के अंदर एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होता है। देन ये दोनों ही नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, दोनों ही नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी कि एसेंशियल नहीं है। देन आपको ये चार्ज भी नहीं देगा, नॉर्मल कंडीशन में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिखेगा, तो आप इसको नॉन पोलर बोल सकते हो। वैसे प्रॉपर नॉन पोलर नहीं बोल सकते, अगर आपने पीएच चेंज कर दी तो इस NH3 पे चार्ज हो सकता है। आपने अगर पीएच चेंज कर दी तो ये NH3 पे चार्ज हो सकता है, लेकिन pH 7 पे ये जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे। सिर्फ बात कर रहा हूं मैं pH 7 की, इसके अलावा बात नहीं कर रहा हूं। तो pH 7 के ऊपर ये चार्ज जो है वो नॉन पोलर होगा। देन नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है ग्लूटामीन। ग्लूटामिन का काम क्या है, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट का काम, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट का काम ये ग्लूटामीन करता है। ये इसने कर दिया, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट का काम कर दिया। एंड बफरिंग जोन के अंदर भी ये कुछ काम करता है। बफरिंग जोन, बफर क्या होता है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है और बेसिक मीडियम में भी काम कर सकता है। यानी बफर अपन किसको कहेंगे, जो इंटरमीडिएट कंडीशन को रखे, बफर हम उसको ही बोलते हैं जो इंटरमीडिएट कंडीशन को बनाए हुए रखे, उसे हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। देन जो नेक्स्ट एमिनो एसिड्स हैं वो हैं बेसिक एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट एमिनो एसिड्स कौन से हैं, बेसिक एमिनो एसिड्स। और बेसिक एमिनो एसिड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अवश्य अगर आप पीएच की बात करोगे, कल ही मैंने आपको पीएच के बारे में बताया कि पीएच क्या होती है,
तो पीएच की बात करोगे तो बेसिक कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि पीएच ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसके ऊपर चार्ज आना चाहिए नेगेटिव, लेकिन बेसिक एमिनो एसिड्स पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो मैं आपको लास्ट के अंदर बताऊंगा ताकि आप आराम से समझ सको उस बात को। तो लाइसिन की आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये तो बात हो गई सबकी कॉमन। अब यहां पे शायद जगह कम होगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये इनके अंदर इतने कार्बन होते हैं। अब ये जो NH3 है इसके ऊपर चार्ज होता है, इसके अंदर भी नीचे सबसे नीचे NH3 है, ये भी अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो सबसे नीचे क्या है, NH3 है, इसको आप देख लेना। और उसके अंदर कार्बन का नाम है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये इतने इसके अंदर कार्बन होते हैं। तो ये तो बात हो गई लाइसिन की। देन बात करते हैं आर्जिनिन की। बात हम किसकी कर लेंगे, आर्जिनिन के बारे में, कि आर्जिनिन क्या होता है। तो आर्जिनिन की भी केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही होती है। ये H है। अब इस R चेन को अलग दिखा देते हैं कि इसकी R चेन जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो R चेन के अंदर देखिए अल्फा बीटा गामा, ये डेल्टा तक ये बात है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक ही इसकी बात है। देन ये यहां तक CH2 CH2 CH2, यहां पर एक N आएगा, और इसके बाद में N या NH2 आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड, ये NH2 और ये NH3+। तो ये कुछ आर्जिनिन की केमिकल स्ट्रक्चर होती है। आर्जिनिन की ऐसी कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलेंगे, तो ये बेसिक एमिनो एसिड्स हैं जिनके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देता है। अब आप देख पा रहे हैं कि लाइसिन की बजाय आर्जिनिन के पास में ज्यादा एमाइड्स हैं और लाइसिन के बजाय आर्जिनिन के पास में ज्यादा एमाइड्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइसिन है वो ज्यादा बेसिक नेचर के अंदर काम करता है। अब अपन इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं, वो नेक्स्ट के अंदर ही देख लेते हैं। ये तो हो गया लाइसिन और ये हो गया आर्जिनिन। तो लाइसिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरियल्स में यानी अनाज में ये एब्सेंट होता है, अनाज में एब्सेंट होता है, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन उसके अंदर होता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जो किस पे होता है, लाइसिन एमिनो एसिड पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जिससे आपकी हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होती है। जब एसिटाइलेशन होगा तो हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट होगी, क्योंकि लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए और आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो लाइसिन और आर्जिनिन से बनी हुई होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, जिसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ रहता है। अब डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव किसकी वजह से होता है, जब मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स बताया तो फॉस्फेट ग्रुप उसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसकी बैकबोन पे, और फॉस्फेट ग्रुप उसकी बैकबोन पे प्रेजेंट होता था जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज कैसा आया था, नेगेटिव चार्ज। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आया था। और आर्जिनिन और लाइसिन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंटेक्ट होके हिस्टोन के ऊपर किसको लपेट लेंगे, डीएनए पे।
तो जब एसिटाइलेशन अपन करते हैं तो एसिटाइलेशन के ऊपर भी चार्ज है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिटाइल ग्रुप अगर हमने ऐड कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा, हिस्टोन प्रोटीन पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो जो आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर टाइटली लिपटा हुआ था वो लूजली लिपट जाएगा, और लूजली लिपट जाएगा तो अब उसका जो रेप्लिकेशन है वो आसानी से हो जाएगा। तो वह पार्ट, डीएनए का वह पार्ट जिसका रेप्लिकेशन हो सकता है उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं, और जिसका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन दोनों होते हैं, और वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण, और पॉजिटिव चार्ज का उसको क्या फायदा होता है ये भी आपने देखा। देन लाइसिन के अंदर जो दूसरा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है वो होता है मिथाइलेशन। दूसरा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मिथाइलेशन होता है। मिथाइलेशन की वजह से यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर बदलती है, क्योंकि मिथाइलेशन अगर डीएनए के बीच में अपन फंसा देंगे, मिथाइलेशन को हमने डीएनए के बीच में फंसाया है तो उसकी वजह से क्या होगा, डीएनए और भी ज्यादा टाइट पैक हो जाएगा, और डीएनए जितना ज्यादा टाइट पैक हो रहा है रेप्लिकेशन करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। डीएनए टाइट पैक हो रहा है इसका मतलब रेप्लिकेशन करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिथाइलिन की वजह से आपकी क्रोमेटिन जो है वो हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देन दूसरा मॉडिफिकेशन है यूबिक्विटनाइजेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन कौन सा है, यूबिक्विटनाइजेशन। यूबिक्विटनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी प्रोटीन की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, किसी प्रोटीन का काम कंप्लीट हो गया, और लाइफ साइकिल कंप्लीट होने की वजह से क्या है कि हर चीज की जीवन काल होता है, किसी भी चीज का आप उठा के देख लो, हर चीज का जीवन काल होता है कि इतने जीवन काल का बाद में ये जिंदा नहीं बचेगी। तो किसी प्रोटीन का जीवन काल कंप्लीट हो गया, जीवन काल कंप्लीट होने के बाद में उसको डिग्रेड करना है, उसको नष्ट करना है। तो उसको नष्ट करने के लिए क्या होता है कि प्रोटीन बूडी होते ही, प्रोटीन एज्ड होते ही क्या करेगी, वह अपनी लाइसिन डोमेन को बाहर की तरफ एक्सपोज कर देगी। यानी लाइसिन एमिनो एसिड है, प्रोटीन है तो इसका मतलब वो एमिनो एसिड से बनी हुई है, तो उसके अंदर जहां जहां भी लाइसिन एमिनो एसिड होंगे वो लाइसिन एमिनो एसिड को बाहर की तरफ एक्सपोज कर देगी, आराम से दिखाई देने लग जाएंगे। अब जब वो लाइसिन बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे तो वहां पर यूबिक्विटिन ऐड कर दिया जाएगा। यूबिक्विटिन भी एक प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर है, यूबिक्विटिन ऐड कर दी जाएगी, और यूबिक्विटिन ऐड करते ही उसको प्रोटियासोम रिकॉग्नाइज कर लेता है। यानी किसी प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन ऐड है, इसका मतलब क्या है कि उस प्रोटीन को डिग्रेड करना है। वो प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए किसी भी काम की नहीं होती, तो प्रोटियासोम के अंदर उसको डिग्रेड किया जाता है, प्रोटियासोम उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, रिकॉग्नाइज करके प्रोटियासोम अपने अंदर डाल लेगा, अपने अंदर डाल के उस प्रोटीन को क्लीव कर देगा, यानी सारे सारे एमिनो एसिड्स अलग करके उनकी वापस से रिसाइकलिंग कर ली जाएगी। प्रोटियासोम के अंदर प्रोटीन को डिग्रेड करके उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, प्रोटीन के अंदर जितने भी एमिनो एसिड्स थे उन सब एमिनो एसिड को काट काट के अलग कर लिया, और उन एमिनो एसिड्स को वापस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उनकी रिसाइकलिंग कर ली। तो देखो, एक तो डिग्रेडेशन प्रोटियासोम के अंदर होता है और एक लाइसोसोम के अंदर होता है। तो लाइसोसोम के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, कोई रेगुलेटेड मैनर नहीं होता है। लाइसोसोम को जो भी चीज दिखाई दी उसको नष्ट कर दिया, लाइसोसोम का काम है। लेकिन जो प्रोटियासोम है वो रेगुलेटेड मैनर में डिग्रेडेशन करता है और किसी चीज को नष्ट नहीं करता, बल्कि जो भी कचरा बचता है उसका रॉ मटेरियल है वो रिसाइकलिंग कर लेता है। होता है ना कि जो भी अपने पास कचरा होता है अपन उसकी रिसाइकलिंग कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमने उस चीज का रेगुलेशन किया, उस चीज को नष्ट नहीं किया। तो प्रोटियासोम जो है वो रिसाइकलिंग कर लेता है एमिनो एसिड्स की, यानी कि प्रोटीन को कंप्लीटली डिग्रेड नहीं करता। तो ये डिफरेंस होता है लाइसोसोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन और प्रोटियासोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन में। तो ये चीजें हैं लाइसिन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। यूबिक्विटिनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, लाइसिन पे। मिथाइलेशन भी लाइसिन पे, एसिटाइलेशन भी लाइसिन पे। तो इसके अंदर लाइसिन एमिनो एसिड और आर्जिनिन ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमिनो एसिड्स होते हैं। अब देखिए आर्जिनिन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने इनके आपको सिंबल नहीं बताए। लाइसिन के अंदर एल आप लाइसिन को नाम दोगे तो वो तो आप ल्यूसिन को दे चुके हो, तो लाइसिन को आप लैटिन वर्ड में क्या बोल दोगे, क्लाइसिन। आप इसको आज से क्या बोलने लग जाओगे, क्लाइसिन। क्लाइसिन मतलब के इसका सिंबल होता है। और आर्जिनिन, आर्जिनिन के अंदर सबसे पहला सिंबल ए है, और ए आप किसको दे चुके हो, एलानिन को दे चुके हो। तो आप बोल रहे हो आर्जिनिन, यानी आर की आपको ध्वनि है वो फुल दिखाई दे रही है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, आर दे दिया। ये अपने याद करने का एक तरीका है, एमिनो एसिड्स को याद करने का, इसके सिंबल्स को याद करने का एक तरीका है। क्योंकि आगे चल के आप पाओगे कि अगर आपको सिंबल्स याद हैं, अगर आपको सिंबल्स याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सिंबल्स याद है नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस एमिनो एसिड्स की बात हो रही है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए।
तो आर्जिनिन के अंदर जो भी साइड चेन थी, जैसे कि आप ये साइड चेन देख रहे हो, इस साइड चेन को बोलते हैं ग्वाइनाडीन या ग्वाइनाडिनो साइड चेन, ग्वाइनाडिनो साइड चेन इसको बोलते हैं। अब आर्जिनिन का मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या होता है? यूरिया ट्रांसफर करने का। यूरिया ट्रांसफर करने का वो भी ऑर्निथिन साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ये यूरिया को ट्रांसफर करता है, यूरिया को ट्रांसफर करेगा। और यूरिया को ट्रांसफर कैसे करेगा? ऑर्निथिन साइकिल का ये हिस्सा होता है। आपने कभी ऑर्निथिन साइकिल पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो अपना मौका मिलेगा तो हम बताएंगे आपको ऑर्निथिन साइकिल क्या होती है। देखिए, ऑर्निथिन साइकिल है वो यूरिया ट्रांसफर करने की एक साइकिल है। तो यूरिया ट्रांसफर करने की साइकिल का मतलब क्या हो गया कि यहां से आप इसको हटा दो। आप क्या कर रहे हो? इस सिस्टम को यहां से अलग करके इसका ऑक्सीडेशन कर दो। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आप देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ NH3, NH3 यहां पर दिखेगा, NH2, एंड यहां पर भी ऐसे NH2। ये यूरिया की स्ट्रक्चर होती है। यहां से आपने इसको अलग कर दिया और ये जो इतना ऊपर वाला पार्ट जितना भी बचा है उसको अपन बोलते हैं ऑर्निथीन। यानी यहां से कट करने के बाद में यहां पर NH2 आ जाएगा, कट करते ही अकेला नाइट्रोजन नहीं बचेगा। यहां इतना पार्ट कट करते ही ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? ऑर्निथीन। तो आपने ऑर्निथीन के ऊपर यूरिया ऐड कर दिया, ऑर्निथीन पे यूरिया ऐड करते ही वो आर्जिनिन बन जाता है। तो इसका मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर यूरिया चल रही थी वो वेस्ट मटेरियल थी, लेकिन अब उसको यूटिलाइज कर लिया गया है। यानी कि यूरिया से क्या बन चुका है? आर्जिनिन। सबसे पहले ऑर्निथीन था, ऑर्निथीन के ऊपर यूरिया ऐड करते ही क्या बन जाएगा? आर्जिनिन बन जाएगा। इस प्रकार से यूरिया साइकिल के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूरिया को ट्रांसफर करने का काम कौन सा करता है? अमीनो एसिड करता है, आर्जिनिन करता है। ऑर्निथिन अपने ऊपर यूरिया को लोड कर लेता है, इससे आर्जिनिन बन जाएगा और वो किडनी के अंदर जाके फिर से ऑर्निथिन बन जाता है और यूरिया को वहां रिलीज कर देता है। इस प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी है। तो यूरिया बनाने का काम आर्जिनिन का है। एंड आर्जिनिन की और इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रोटामीन्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है। प्रोटामीन, प्रोटामीन क्या होता है? देखिए, प्रोटामीन होता है स्पर्म का डीएनए लिपटा हुआ जिसके अंदर होता है, उसको अपन प्रोटामीन बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा कि डीएनए, वैसे अगर डीएनए की आप साइज की बात करोगे तो वो 2 मीटर लंबी होती है। अगर अपन अपने जीनोम की बात करते हैं तो वो कितनी मीटर लंबी होगी? 2 मीटर लंबी। अब 2 मीटर लंबे जीनोम को आप इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना है जिसको आप देख भी नहीं सकते। 2 मीटर जीनोम को आपको छोटे से न्यूक्लियस के अंदर देखना है जिसको आप अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते। न्यूक्लियस को तो छोड़ो, आप सेल को भी अपनी नग्न आंख से नहीं देख सकते, जिसके अंदर प्रोक्सिसोम होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इतनी कम जगह पे 2 मीटर लंबे जीनोम को आप कहां रखोगे? तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल आपको कम करना है, और क्षेत्रफल कम करना है तो उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा जाता है। जैसे कि एक चरखी के ऊपर डोर लपेटी जाती है, वैसे ही डीएनए की कंडीशन होती है। चरखी यहाँ पे क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, और डोर क्या है? अपना जीनोम। तो जैसे चरखी के ऊपर डोर को टाइटली लपेटा जाता है, वैसे ही अपने डीएनए को किस पे लपेटा जाता है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। लेकिन स्पर्म की आप बात करोगे तो स्पर्म की तो जीनोम की साइज को और भी ज्यादा टाइटली पैक करना पड़ेगा। यानी स्पर्म तो न्यूक्लियस से भी बहुत छोटा होता है और उसके अंदर आपको जीनोम को ट्रांसफर करना है, तो फिर आप कैसे ट्रांसफर करोगे? तो डीएनए के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और आर्जिनिन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। यानी लाइसिन से भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? आर्जिनिन पे। यानी हाईली बेसिक कौन सा एमिनो एसिड है? आर्जिनिन है। और हाईली बेसिक आर्जिनिन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटामीन्स जो होता है वो कंप्लीटली आर्जिनिन प्रोटीन से ही बना होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो प्रोटामीन के ऊपर डीएनए जब लपेटा जाता है तो हिस्टोन के कंपेरिजन में और भी ज्यादा टाइट लपेटा जाता है। यानी कि हिस्टोन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा टाइट डीएनए किसके ऊपर लपेटा जाता है? प्रोटामीन्स के ऊपर लपेटा जाता है। तो ये क्या होता है? प्रोटामीन्स स्पर्म में प्रेजेंट होता है ओनली, और होमोलोगस किसके होता है? हिस्टोन के होमोलोगस होता है। बस इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होता है, बाकी हिस्टोन जैसा ही ये काम करता है। हिस्टोन भी डीएनए को लपेटने का काम कर रही थी और जो प्रोटामीन है वो भी डीएनए को लपेटने का काम कर रहा है। देन बाद में आता है हिस्टिडीन एमिनो एसिड।
हिस्टिडीन एमिनो एसिड, इसकी है H सिंबल। आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये बेसिक एमिनो एसिड थोड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी यूनिक चीजें मिलती है। सी है भाई, ये होती है। और ये जो रिंग होती है, इस रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग, इसको अपन इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि बफर एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच यानी बफर का काम क्या हो गया कि आप सॉल्यूशन के अंदर पीएच को थोड़ा बढ़ाओगे तो भी हिस्टिडीन काम करेगा, और पीएच को थोड़ा कम करोगे तो भी हिस्टिडीन काम करेगा। तो देखिए, तो भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये बफरिंग का काम कर रहा है। एंड इसके ऊपर जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है वो फॉस्फोरिलेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन फॉस्फोरिलेशन होता है। देन ये बात थी किसके बारे में, हिस्टिडीन के बारे में। ये वीक बेस भी होता है। ये क्या होता है, वीक बेस। देन उसके बाद में अपनी 17 एमिनो एसिड्स तक बात हो चुकी है। अब 3 एमिनो एसिड बचे हैं। वो एमिनो एसिड्स हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक का क्या मतलब होता था केमिस्ट्री में, एरोमेटिक का मतलब होता था जिनके ऊपर बेंजीन रिंग होती है, उन एमिनो एसिड्स को एरोमेटिक एमिनो एसिड बोलते थे। तो नेक्स्ट पेज में बात कर लेते हैं इनके बारे में। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स एक तो होता है फेनिल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन। अब सबके पास में बेंजीन रिंग होगी, तो इसका मतलब अपने को आर चेन पे क्या बनानी है, बेंजीन रिंग बनानी है। आर चेन पे बेंजीन रिंग बनानी है। ये लो जी, हमने क्या बना दी, एक बेंजीन रिंग। ये हो गया बेंजीन रिंग। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फेनिल एलानिन की। और जब आप फेनिल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेशन करते हो, इसका आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोक्सिलेशन, तो बन जाता है टायरोसिन। तो देखिए हाइड्रोक्सिलेशन से टायरोसिन कैसे बनता है। ये इतनी स्ट्रक्चर किसकी है, फेनिल एलानिन की। और इसके ऊपर आप OH ग्रुप ऐड कर देते हो, यानी इसका हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हो, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, टायरोसिन की। देन बात करते हैं ट्रिप्टोफेन की। ट्रिप्टोफेन की स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। यहां एक रिंग होती है जिसको अपन इंडोल रिंग बोलते हैं। ट्रिप्टोफेन में कौन सी रिंग होगी, इंडोल रिंग होगी। ट्रिप्टोफेन में इंडोल रिंग होती है। इस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंडोल रिंग। ये अपनी है इंडोल रिंग। तो इस प्रकार से फेनिलएलानिन, टायरोसिन और इन सब के बारे में बात की है। ये यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तीनों की खास बात क्या है कि ये तीनों ही एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो यूवी रेज को एब्जॉर्प्शन करते हैं। यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करते हैं तीनों के तीनों।
फेनिल एलानिन है वो असेंशियल एमिनो एसिड है, टायरोसिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है क्योंकि आप इसको फेनिल एलानिन से बना सकते हो, नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। ट्रिप्टोफेन जो है वो फिर से असेंशियल एमिनो एसिड है। फिर टायरोसिन के ऊपर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होता है वो होता है फॉस्फोरिलेशन। टायरोसिन पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कौन सा होगा? फॉस्फोरिलेशन। एंड इन दोनों के पास में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं होता। फेनिल एलानिन पी हमने प्रोलीन को दे दिया था तो इसका सिंबल देते हैं एफ। टायरोसिन टी हमने थ्रियोनिन को दे दिया तो आप इसके अंदर देखो टाई, टाई का मतलब वाई का सिंबल आ रहा है तो इसको हमने दे दिया वाई। और ट्रिप्टोफेन इसको नाम देते हैं डब्लू। तो ये इस प्रकार से इनके सिंबल्स नाम देते हैं। तीनों की बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें एरोमेटिक रिंग होती है। तीनों एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का एग्जांपल हैं और एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के अंदर ये यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब मैं आपको इनकी वेवलेंथ भी बता देता हूं ये कैसे होंगी। फेनिल एलानिन है वो लगभग 250 एनएम के मध्य यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करता है। फेनिल एलानिन लगभग 250 एनम, यानी आप लेमडा जिसको बोलते हैं ना तरंगदैर्घ्य, उसकी बात कर रहे हैं। और जो टायरोसिन है वो लगभग 260 एनम के मध्य यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करता है। और जो ट्रिप्टोफेन है वो सबसे हाई लेमडा पर यूवी रेज का वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करता है, जो कितना होता है 275 के आसपास, यानी 270 से 80 के बीच में। तो लगभग 275 एनएम के आसपास में ये यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये इन तीनों की बात होगी। अब देखिए फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन है उससे आप टायरोसिन बना सकते हो। और फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज नाम का एक एंजाइम होता है जिससे कि आप क्या बना सकते हैं? टायरोसिन। अगर ये एंजाइम अब्सेंट हो गया तो एक डिजीज होगी जिसका नाम होता है फेनिल कीटोन यूरिया। फेनिल कीटोन यूरिया ये किसकी वजह से होगी? फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम म्यूटेंट हो गया तो फिर फेनिल एलानिन से टायरोसिन नहीं बन पा रहा है तो फेनिल एलानिन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो आपकी यूरिन के अंदर फेनिल एलानिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और फेनिल एलानिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या इस डिजीज को अपन क्या बोलेंगे? फेनिल कीटोन यूरिया। इसके अलावा टायरोसिन से आप थायरोक्सिन बना सकते हैं। टायरोक्सिन से आप क्या बना सकते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। इससे थायरोक्सिन हार्मोन बन सकता है। एंड ट्रिप्टोफेन से एक प्लांट हार्मोन होता है ऑक्जीन, आपने कभी नाम सुना हो तो। ऑक्जीन हार्मोन होता है वो ट्रिप्टोफेन से बनता है। एक शायद मैंने आपको नोटिस नहीं करवाया होगा कि मिथ्योनिन से इथाइलिन हार्मोन बनता है जो प्लांट का गैसीय हार्मोन है। मिथ्योनिन से, वो भी आपसे वो नोट कर लेना अगर नहीं भी करवाया है, तो मिथ्योनिन जो है वो इथाइलिन हार्मोन का प्रीकर्सर होता है। इथाइलिन हार्मोन मिथ्योनिन से बनेगा, ऑक्जीन हार्मोन ट्रिप्टोफेन से बनेगा। देन टायरोसिन से क्या बनता है? मेलानिन, जो वर्णक का काम करता है। टायरोसिन से क्या बनेगा? मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट होता है जो कलर देने का काम करता है। कलर देने का काम किसका है? मेलानिन का काम है। तो ये सब बातें किसके बारे में है अपनी, और आप मिथ्योनिन को जरूर नोट कर लेना। इथाइलिन हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन जो गैसीय हार्मोन होता है, और एब्सिसिक एसिड। ये मोस्ट ऑफ 5 हार्मोन है वो प्लांट हार्मोन की, प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक इकिनोसोइक एसिड होता है। एंड और भी मतलब जो लेस अमाउंट में के अंदर काम करते हैं, जो नए नए हार्मोन्स खोजे जा रहे हैं उनकी बात है। लेकिन जो पुराने टाइम से जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करवाते हैं वो ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। बाकी 2 हार्मोन जो छोटे छोटे हार्मोन होते हैं जो अभी रिसेंटली स्टडी चल रही है, उनके काम के बारे में स्टडी चल रही है, तो वो भी हार्मोन है, काम करते हैं। तो ये बातें थी अपनी एमिनो एसिड्स के बारे में जो मोस्टली मैंने आपको बता दिया है। शायद मैंने आपको हाँ असेंशियल नॉन असेंशियल बता दिया। ठीक है।
तो ये एमिनो एसिड्स थे। अब एमिनो एसिड्स का ओवरव्यू लेते हैं कि मैंने आपको एसेंशियल एमिनो एसिड कितने बताए। एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड्स के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया ग्लाइसिन, एलानिन, जो कि नॉन एसेंशियल थे। ग्लाइसिन एंड एलानिन क्या थे? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। सो ग्लाइसिन, एलानिन नॉन एसेंशियल थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया ब्रांच चेन एमिनो एसिड वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। सिंबल इनके ध्यान में रख लेना भाई, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। उसके बाद में मैंने हाइड्रोक्सिलेशन बताए, जिसके अंदर सेरीन एंड थ्रियोनिन बताया। सेरीन नॉन एसेंशियल था, थ्रियोनिन एसेंशियल था, जिसका सिंबल हमने टी दिया। उसके बाद में क्या बताया? सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन नॉन एसेंशियल था, मिथियोनिन एमिनो एसिड एसेंशियल था। उसके बाद में बताया मैंने आपको लाइसिन और आर्जिनिन। तो लाइसिन जो होता है वो एसेंशियल होता है, और आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन वो होते हैं सेमी एसेंशियल। वो क्या होते हैं? एक टायरोसिन भी, क्योंकि टायरोसिन एक तो फेनिल एलानिन से बन सकता है, और अगर फेनिल एलानिन से नहीं बना तो फिर आपको डाइट से लेना पड़ेगा। टायरोसिन को फेनिल एलानिन से आपको डाइट से लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से ओर्निथीन पे क्या बन रहा था? ओर्निथीन से यूरिया जुड़ रहा था, आर्जिनिन बढ़ रहा है, लेकिन आर्जिनिन अकेले यूरिया से ही नहीं बनेगा। अगर यूरिया आपकी बॉडी में नहीं बना पा रही है, यूरिया से आर्जिनिन नहीं बन पा रहा है, तो फिर आपको वो डाइट से लेना पड़ेगा। इस प्रकार इन तीनों एमिनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? सेमी एसेंशियल, यानी आधे अधूरे इनके पाथवे हैं। सेमी एसेंशियल, आधे अधूरे तो इनके बनने के लिए पाथवे हैं, और आधे अधूरे आपकी डाइट से ले सकते हो आप। तो ये थे एसेंशियल एमिनो एसिड। उसके बाद में मैंने आपको और क्या बताया? कुछ एमिनो एसिड्स की कैटेगरी होती है। एक तो होती है कीटोजेनिक, कीटोजेनिक एमिनो एसिड। कीटोजेनिक एमिनो एसिड, कीटोजेनिक एमिनो एसिड दो होते हैं, लाइसिन एंड ल्यूसीन। कीटोजेनिक एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जिनसे कीटोन बॉडीज बनाई जा सकती है, और ग्लूकोज कभी भी नहीं बनाया जा सकता। कीटोजेनिक उन एमिनो एसिड्स को बोलते हैं जिससे कीटोन बॉडीज बनाई जा सकती है, और ग्लूकोज कभी भी नहीं बनाया जा सकता। उन एमिनो एसिड्स को क्या कहते हैं? कीटोजेनिक एमिनो एसिड। देन दूसरी कैटेगरी आती है ग्लूकोकीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक। इसके अंदर तीनों की तीनों एरोमेटिक एमिनो एसिड है। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन से थे? फेनिल एलानिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफेन, इसके अलावा आइसोल्यूसिन। यानी कि ये वो एमिनो एसिड्स होते हैं जिनसे कीटोन बॉडीज भी बनाई जा सकती है और ग्लूकोज भी बनाया जा सकता है। दोनों ही टाइप की चीजें बनाई जा सकती हैं, यानी कि ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक दोनों ही होते हैं। कौन से? फेनिल एलानिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफेन और आइसोल्यूसिन। यानी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के साथ साथ में आइसोल्यूसिन क्या है? ग्लूकोकीटोजेनिक। ओनली कीटोजेनिक क्या है? लाइसिन एंड ल्यूसिन। कितने एमिनो एसिड हो गए? 6 एमिनो एसिड हो गए, यानी रिमेनिंग 14 एमिनो एसिड बच गए। वो 14 एमिनो एसिड क्या है? वो 14 एमिनो एसिड है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, जिनकी लिखने की जरूरत नहीं है। रिमेन 14 एमिनो एसिड। चलो रिमेन 14 लिख ही देता हूं। हमने बताया ग्लाइसिन, फिर एलानिन, उसके बाद में बताया ब्रांच चेन के अंदर वेलिन, ल्यूसीन एंड लाइसिन हो गई। उसके बाद में कौन से? आइसोल्यूसिन, जो ग्लूकोजेनिक हो गया। तो वो सब हो गया सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन का हमने नाम दिया क्यू, ग्लूटामीन। उसके बाद में लाइसिन एंड ल्यूसीन। तो फिर क्या बच गया? आर्जिनिन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए जी। तो ये आपके 20 टाइप के एमिनो एसिड्स मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देख के दिया है। उसके बाद में अपन देखेंगे फॉस्फोरिलेशन कितने एमिनो एसिड्स पे हो रहा था।
आपको रिवीजन करवा रहा हूं मैं। फॉस्फोरिलेशन कितने अमीनो एसिड्स पे हुआ था, ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि वहां पर अगर कोई चीज छूट भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहां पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो फॉस्फोरिलेशन हो रहा था सेरीन पर, थ्रियोनिन पर और टायरोसिन पर हुआ था, एस्पार्टिक एसिड पर हुआ था और हिस्टिडीन पे हुआ था। 5 अमीनो एसिड पे होता है, हो गए क्या? 1 2 3 4 5, हाँ हो गए। तो ये 5 अमीनो एसिड्स पे ओनली फॉस्फोरिलेशन होता है, बाकी किसी के ऊपर भी फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है। तो आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि यूबिक्विटनाइजेशन किस पे होता है, मिथाइलेशन किस पे होता है, एसिटाइलेशन किस पे होता है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन किस पे होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन किस पे होता है, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन से कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड कौन से होते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप अलग पेज में, एक छोटे से पेज में नोट्स के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड कौन से हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन, हाँ पॉजिटिव चार्ज वाले आर्जिनिन एंड लाइसिन है, नेगेटिव चार्ज वाले एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाले हो गए। देन और जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि मिथाइलेशन किस पे हो रहा था, यूरिया किस से बन रहा था, इंडोल एसिटिक एसिड से, यानी कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से थे जो यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप डाल सकते हो। पोलर अमीनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो जो सबसे हाईली नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं उनके बारे में ध्यान रखना, स्पेशली जो सबसे हाईली नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं उनका ध्यान रखो। एक तो होता है ग्लाइसिन, एक होता है एलानिन, एक होता है वेलिन, एक होता है ल्यूसिन, एक होता है आइसोल्यूसिन, एक होता है प्रोलिन, मिथियोनिन। सिस्टीन के ऊपर चार्ज था, प्रोलिन हो गया, और हिस्टिडीन है वो बफर की तरह काम कर रहा था। एक एमाइड, एमाइड कौन कौन से थे, एस्पार्जीन और ग्लूटामीन, एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन। और कौन से अमीनो एसिड हो गए, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर चार्ज वाली बात हो गई, बेंजीन वाली चीजें होती हैं उसके ऊपर। तो ट्रिप्टोफेन को आप नॉन पोलर मान सकते हो, या फेनिल एलानिन को आप ये नॉन पोलर मान सकते हो, ट्रिप्टोफेन को आप नॉन पोलर मान सकते हो। और टायरोसिन तो OH ग्रुप होता है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो पोलर अमीनो एसिड हो गया। तो ये मोस्टली नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं। ये तो नॉन पोलर जिनके ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, और हाईली पोलर या चार्ज अमीनो एसिड होते हैं वो ये होते हैं 4 अमीनो एसिड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं। बाकी जो पीछे 5 अमीनो एसिड बचे हैं वो पोलर होते हैं, छोटे छोटी पोलैरिटी उनके ऊपर होती है। तो ये पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बात कर रही थी, शायद इंपोर्टेंट सारी चीजें नोट हो चुकी हैं। असेंशियल अमीनो एसिड हो गई, कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ग्लूकोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक, फॉस्फोरिलेशन किन पे होता है, चार्ज अमीनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो ये लगभग आपकी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं जो इंपॉर्टेंट बातें थी। एमिनो एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। एमिनो एसिड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंडीशन में आप इन एमिनो एसिड्स को छोड़ना मत। 100% इनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो ये पूछ सकता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, किसी दो अमीनो एसिड्स की केमिकल स्ट्रक्चर बताओ, फॉस्फोरिलेशन कितने अमीनो एसिड्स पे होता है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, पोलर अमीनो एसिड कौन से हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन से हैं। बहुत ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पे बन सकता है। थायरोक्सिन किससे बना सकते हो, ठीक है, एसिटाइलेशन किस पे कर सकते हो, यूबिक्विटाइजेशन किस पे कर सकते हो, फॉस्फोरिलेशन किन किन अमीनो एसिड्स पे कर सकते हो, यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन कौन से अमीनो एसिड्स करते हैं। मतलब कि कोई अंत ही नहीं है अमीनो एसिड्स पे क्वेश्चन बनने का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको 3 क्लासें ली हैं, ध्यान रखना ये 3 क्लासें ऐसे मजाक में ही नहीं ली हैं, ताकि आपका ये लाइफ टाइम के लिए अमीनो एसिड वाला पोर्शन है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने 3 क्लासों के अंदर आपको इस अमीनो एसिड्स को पढ़ाया है, ध्यान में रखना। एंड 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, और जो 22 और 21 और 22 नंबर का था सेलेनोसिस्टीन, उसको भी याद रख लो। सेलेनोसिस्टीन जो है वो स्टॉप कोडोन UGA को कोड करता है, और पाइरोलाइसिन जो है वो UAG जो स्टॉप कोडोन था वो कोड करता है। ये नए एमिनो एसिड रिसेंटली स्टडी हुई है। पाइरोलाइसिन जो है उसका भी कुछ स्टडी नहीं है कि उसका कौन होता है,
लेकिन इसका स्टडी जरूर हुई है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। थैंक यू।